काफी देर से जंगल के अंदर एक तालाब के किनारे बैठी हुई रो रही थी। किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। सबको यही लगता है जैसे मैं झूठी हूँ और मैं ही अपराधी हूँ। अगर मेरे माता पिता इस संसार में होते तो किसी को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं होती। इतना कहकर नैना फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसके आंसू धीरे धीरे थम गए और उसने रोना बंद कर दिया। तभी उसकी नजर तालाब के किनारे खिले हुए एक सुंदर पुष्प पर पड़ी। वो पुष्प रंग बिरंगी किरणों से जगमगा रहा था। ये तो बहुत ही सुंदर फूल है। आखिर ये रंग बिरंगी किरणों से चमक क्यों रहा है? नैना धीरे धीरे कदमों से पुष्प के पास आ गई और उसे गौर से देखने लगी। तभी उस पुष्प के भीतर से एक आवाज सुनाई दी। देखो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तुम बहुत ही सुंदर हो और मुझे विश्वास है कि तुम्हारा मन सोने की तरह शुद्ध है। मुझे तोड़ दो, तुम शायद मुझे श्राप से मुक्त कर सकती हो। पुष्प के मुख से मनुष्य की आवाज सुनकर नैना डर गई और 2 कदम पीछे हट गई। उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। आखिर उस सुंदर पुष्प का क्या रहस्य था? नैना जंगल में रो क्यों रही थी? इन सभी रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। एक गांव में नैना नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। वो बंजारे कबीले से थी, लेकिन अनाथ थी। इसी कारण गांव के अधिकतर लोग उसे बंजारन कहकर पुकारते थे। एक दिन नैना अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठी हुई थी। तभी उसकी सहेली दीक्षा वहां आ गई। अरे नैना, क्या बात है? तू इस तरह अपनी झोपड़ी के बाहर उदास क्यों बैठी हुई है? आज सुखदेव चाचा के खेत में काम करने के लिए गई थी तो उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे कि आज कोई काम नहीं है। मेरा समय नहीं कट रहा था। तू तो जानती है कि इस गांव में कोई मुझसे मित्रता नहीं करता। ऐसा क्यों बोल रही है तू? क्या मैं तेरी मित्र नहीं हूँ? ये सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए। केवल तू ही तो मेरी मित्र है। तू ही मुझे कितने सम्मान से मेरे नाम से बुलाती है, वरना गांव के अन्य लोग तो मुझे केवल बंजारन बंजारन कहकर ही बुलाते हैं। दीक्षा नैना के पास आ गई। गांव वालों की बातों का बुरा मत माना कर, उन पर ध्यान मत दिया कर। चल, जंगल में फल तोड़ने के लिए चलते हैं। ये सुनकर नैना खुश हो गई और तुरंत दीक्षा के साथ फल तोड़ने के लिए चल पड़ी। नैना और दीक्षा जंगल के एक बगीचे में फल तोड़ रहे थे। तभी वहां घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। एक घुड़सवार वहां आया। उस घोड़े पर नैना के गांव का जमींदार केशव सवार था। केशव काफी समय से नैना पर बुरी नजर रखता था। अरे ओ बंजारन, अरे अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, सुन मेरी बात। अरे भाई, फल खाने का इतना ही मन कर रहा था तो मेरी हवेली में आ जाती। हाँ, अरे मैं तेरे सामने एक से एक सारे के सारे जंगली फल रख देता, मस्त वाले एकदम। तू जो मन करता खा लेती, बोलती तो मैं अपने हाथों से खिला देता। हाँ। ये सुनकर नैना क्रोधित हो गई। देखिए जमींदार, आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। जमींदार नैना की बातों पर हंस पड़ा। अरे क्या करें नैना, जब भी तुझे देखते हैं मेरे ये नैना, मेरे 2 कदम तेरी तरफ खींचे चले आते हैं। तो इसमें किसका दोष है? मेरा थोड़ी है। अभी भी समय है, हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। अरे भाई, हम गांव के जमींदार हैं, हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। हाँ। नैना ने क्रोध भरी नजरों से जमींदार को देखा। जमींदार हंसते हुए वहां से चला गया। याद रखना, मेरे नैना तेरे नैना,
देखे जब तुझको नैना ना 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 ना। जमींदार के जाते ही दीक्षा चिंतित हो गई। जमींदार के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। नैना, अपना ख्याल रखना, ये गांव का सबसे बुरा व्यक्ति है। जानती हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ। मैं एक अनाथ हूँ। अगर मेरे पिता या भाई होते तो जमींदार की हिम्मत नहीं होती मुझे छेड़ने की। ये सुनकर दीक्षा क्रोधित हो गई। खुद को कभी अकेली मत कहा कर। अकेला मनुष्य कभी कभी सब पर भारी पड़ता है, क्योंकि वो मजबूत होता है। तू जमींदार की शिकायत मुखिया से जरूर करना। कुछ देर बाद नैना और दीक्षा अपने गांव लौट गईं। दीक्षा जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंची, तभी उसके पिता ने उसे देख लिया। हे बेटा दीक्षा, तुम कहाँ गई थी? पिताजी, मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए गई थी। ये सुनकर दीक्षा का पिता क्रोधित हो गया। अरे कितनी बार तुमसे कहा है दीक्षा, उस बंजारन से दोस्ती मत किया करो। क्या तूने गांव की और लड़कियों को उससे दोस्ती करते हुए देखा है? बता, देखा है? लेकिन तू है कि मेरी बात तुझे समझ में ही नहीं आती है। क्या कहूं मैं तुझे अब? दीक्षा उदास हो गई। आखिर उसमें बुराई क्या है? बेचारी अनाथ है। बचपन से ही उसने मुझे अपना दोस्त समझा है। ये सुनकर उसका पिता और क्रोधित हो गया। अरे बरसों पहले एक बंजारन का कबीला हमारे गांव में आकर ठहरा था। नैना तभी पैदा हुई थी, लेकिन वो कबीला नैना को इसी गांव में छोड़कर आगे बढ़ गया। उसके पिता की आवाज और कठोर हो गई। इसका मतलब समझती हो तुम? ये बताओ, भला कौन सी माँ होगी जो अपनी नवजात कन्या को अनाथ अवस्था में गांव में छोड़कर चली जाए? मुझे लगता है कि इससे आगे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। उसका पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, नहीं जानते हम। इसीलिए आज के बाद से तुम नैना से नहीं मिलोगी। बस मेरा ये अंतिम फैसला है। इतना कहकर दीक्षा का पिता क्रोधित अवस्था में वहां से चला गया। अगले दिन नैना सुखदेव चाचा के खेत में काम करने के लिए गई। अब देखो बंजारन, तुम तो जानती हो कि हमारे गांव में कुछ वर्षों से ठीक से वर्षा नहीं हो पा रही है। इसी वजह से खेत में वो फसल नहीं उठ पा रही है जो उगनी चाहिए थी। और अभी काम नहीं है तो तुम जा सकती हो, कोई काम नहीं है। ये सुनकर नैना चौंक गई। सुखदेव चाचा, ऐसा मत कीजिए। आपके अलावा गांव में और मुझे कौन काम दे सकता है? अगर आप मुझे काम नहीं देंगे तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मैं एक अनाथ हूँ। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? अगर काम होता तो मैं मना नहीं करता, मुझको भी काम करवाना होता ना। फिर अब खेत में तुम्हारे लायक करने को कुछ नहीं है तो क्या जबरदस्ती खेत में बैठा के पैसा दूं? गजब बात करती हो। जो थोड़ा बहुत काम है वो बाकी के मजदूर कर ये रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं है काम। जाओ भाई। इतना कहकर सुखदेव नैना को जवाब देकर वहां से चला गया। नैना की आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर लौट आई। नैना जैसे ही अपनी झोपड़ी के पास पहुंची, तभी वहां दीक्षा आ गई। अच्छा हुआ तू आ गई। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू अपने पिता से कहकर गांव में मुझे कहीं काम दिलवा दे। सुखदेव चाचा ने तो मुझे खेत से निकाल दिया। ये सुनकर दीक्षा की आंखों से आंसू बहने लगे। नैना, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो तुझे ये बताने आई हूँ कि मैं आज के बाद तुझसे मिलने के लिए कभी नहीं आऊंगी। हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। ये सुनकर नैना चौंक गई। ये तू कैसी बातें कर रही है दीक्षा? आखिर मुझसे गलती क्या हो गई? दीक्षा रोने लगी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है नैना। ये सब मेरे पिता का फैसला है। वो तुमसे दोस्ती रखना पसंद नहीं करते। कल उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूं, और तुम तो जानती हो कि मैं अपने माँ पिता के खिलाफ नहीं जा सकती। ये सुनकर नैना की आंखों में आंसू भर आए। सोचा था कि जब तू आएगी तो तुझे अपने मन की बात कहकर
दिल हल्का कर दूंगी, लेकिन तू भी दोस्ती तोड़ने आई है। ठीक है, जा, आज के बाद यहाँ मत आना। इतना कहकर नैना अपनी झोपड़ी के अंदर चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। दीक्षा भारी मन से वहां से चली गई। सुबह से शाम हो गई और देखते ही देखते अगली सुबह भी आ गई। नैना का भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया था। वो पूरी रात रोती रही। क्या करूं? कुछ ना कुछ काम तो तलाश करना ही पड़ेगा। इतना कहकर नैना उठी और अपनी झोपड़ी के बाहर आ गई। तभी उसकी नजर दूर खड़ी जमींदार की हवेली पर पड़ी। अगर मुझे इस गांव में कोई काम दे सकता है तो वो केवल जमींदार ही है। अब चाहे जो भी हो, मुझे जमींदार से ही काम मांगना होगा। इतना कहकर नैना जमींदार की हवेली की ओर चल पड़ी। उधर जमींदार अपनी हवेली में बैठा हुआ था। तभी वहां सुखदेव आ गया। जमींदार, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने नैना को काम से निकाल दिया। अब भाई वादे के मुताबिक मुझे मुद्राएं दे दो। लाओ भाई लाओ, दे दो। जमींदार ने कुछ मुद्राएं सुखदेव को दे दी। लेकिन जमींदार, एक बात मेरे समझ में नहीं आई। माने कि आखिर तुम्हारी नैना से क्या दुश्मनी है? तुमने मुझसे उसे मेरे खेत से निकलवा दिया, तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा? और ऊपर से तुम मुझे धन भी दे रहे हो। ये कौन सी चक्करी है भाई? अरे केशव, ये सारी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। तुमने उसे खेत से निकाल दिया, बस। अब देखना, वो मजबूर होकर मेरी हवेली में काम करने आएगी और मैं चाहता हूं कि नैना दिन रात मेरे इन नैनों के सामने रहे। ये कहकर जमींदार हंसने लगा। सुखदेव वहां से चला गया। जमींदार हवेली के बाहर टहलने लगा। तभी वहां नैना पहुंच गई। नैना को देखकर जमींदार के चेहरे पर खुशी फैल गई। आए हाय 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 हाय, आइए आइए आइए, क्या बात है, स्वागत है बंजारन जी। आज मेरी हवेली पर सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे उगाया? आओ 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 आओ। नैना की आंखों में आंसू भर आए। सुखदेव चाचा ने मुझे खेत से निकाल दिया। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया। हाँ, जाओ, हवेली में व्यंजन रखे हैं, जाओ जाकर पेट भर खा लो, जाओ। नैना ने नजरें झुका ली। जमींदार, मुझे केवल काम चाहिए। खाना मैं अपने घर पर बना लूंगी। जमींदार के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। ऐसा? अच्छा ठीक है, तो हवेली की साफ सफाई का काम तुम्हारा है। अभी से काम शुरू कर दो। जाओ 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 जाओ, मन लगा के काम करो, जाओ 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 जाओ। नैना चुपचाप जमींदार की हवेली के अंदर चली गई। नैना जमींदार की हवेली के एक कक्ष में जाकर सफाई का काम करने लगी। कुछ देर बाद जमींदार वहां आ गया। जमींदार ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा खोल दो जमींदार, तुम जो चाह रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जमींदार मुस्कुराया। हाँ, अब देखो नैना, तुम्हें देखकर मेरे नैना कैसे तरस रहे हैं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करती तो मुझसे शादी कर लो। हाँ। ये सुनकर नैना और क्रोधित हो गई। सीधी तरह से दरवाजा खोल दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमींदार का चेहरा क्रोध से भर गया। उसने दरवाजा खोल दिया। बस बहुत हो गया। अरे तुमने मेरा अपमान करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब मैं तुम्हें अपनी हवेली में कोई काम नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप लगाकर अपनी हवेली से बाहर निकाल दूंगा। निकलो यहाँ से। इतना कहकर जमींदार ने जोर से आवाज लगाई। अरे देखते क्या हो, इस नैना को हवेली से धक्के देकर बाहर निकालो। इसने मेरी हवेली में चोरी करने का प्रयास किया है।
ऐसे चोरों की इस गांव में कोई जगह नहीं है। बाहर निकालो इसको। कुछ ही क्षणों में उसके नौकर वहां आ गए। नौकरों ने नैना को अपमानित करते हुए हवेली से बाहर निकाल दिया। नैना रोती हुई अपने घर चली गई। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था और वो झोपड़ी में जाकर चुपचाप लेट गई। कुछ देर बाद नैना दीक्षा के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा दीक्षा के पिता ने खोला। तुम? अरे तुम यहाँ क्यों आई हो बंजारन? जमींदार के यहाँ काम मांगने गई थी, लेकिन उसने मुझ पर बुरी नीयत डाली। मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। ये सुनकर दीक्षा के पिता ने मुंह बना लिया। वो अंदर गया और कुछ बचा हुआ भोजन लेकर आया। ये ले जाकर घर पे खा लेना, लेकिन आज के बाद मेरे घर पर कभी मत आना और मेरी बेटी से मिलने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। हाँ। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। नैना रोती हुई अपने घर लौट आई और बचा हुआ भोजन खाने लगी। अगले दिन जमींदार गांव की चौपाल में गया। गांव वालों, उस बंजारन ने मेरी हवेली में चोरी करने की कोशिश की है। ये सुनकर गांव वाले चौंक गए। क्या बात कर रहे हो जमींदार? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बरसों पहले बंजारों का कबीला उस बंजारन को हमारे गांव में छोड़कर चला गया था। सोच के देखो, उसके अपने लोग उसे छोड़ के चले गए। वो लड़की भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए आज के बाद कोई भी उसे काम नहीं देगा, और अगर किसी ने भी काम दिया उसे तो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। लिख लेना ये बात, जमींदार की जुबान है। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। कुछ देर बाद नैना गांव में जगह जगह जाकर काम मांगने लगी, लेकिन हर कोई उसे मना कर देता और अपमानित करके भगा देता। थक हार कर नैना अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर रोने लगी। तभी वहां से दीक्षा गुजर रही थी। दीक्षा, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पिता को तुम्हारी मित्रता पसंद नहीं है। दीक्षा, मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा है। मैं अपना दुख आखिर किससे कहूँ? सच तो ये है कि जमींदार ने मुझ पर बुरी नजर डाली थी, लेकिन गांव में कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा। दीक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। एक ही तो दोस्त थी मेरी, वो भी संसार से देखी नहीं गई। इतना कहकर नैना जंगल की ओर चल पड़ी। नैना जंगल के अंदर एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसकी नजर तालाब के किनारे खिले एक अद्भुत पुष्प पर पड़ी। जैसे ही नैना उस पुष्प को देखने लगी, तभी उसके अंदर से मनुष्य की आवाज सुनाई दी। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद कर सकती हो। नैना गहरी सोच में डूब गई। उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। मैंने भी मदद मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की। लेकिन अगर मेरे स्पर्श करने से तुम्हारी मदद हो सकती है, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इतना कहकर नैना ने उस पुष्प को स्पर्श कर लिया। अगले ही क्षण उस पुष्प के स्थान पर एक सुंदर युवक प्रकट हो गया। हाँ, मेरा विश्वास सच्चा था। तुम्हें जब देखा था तभी लगा था कि तुम्हारा मन सोने की तरह शुद्ध है। तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हुआ हूँ। तुम कौन हो और तुम पुष्प में कैसे परिवर्तित हुए? मेरा नाम अर्जुन है। दरअसल बात यह है कि कुछ समय पहले मैंने एक साधु महाराज की तपस्या भंग कर दी थी, तो उन साधु महाराज ने मुझे पुष्प में बदल जाने का श्राप दे दिया था। लेकिन उसने ये भी कहा था कि अगर कोई ऐसी लड़की जो दुखों की मारी होगी लेकिन फिर भी अपनी सच्चाई पर कायम होगी, अगर वो तुम्हारे पुष्प को स्पर्श करेगी तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम दुखों की मारी हुई हो। मुझे बताओ,
तुम्हारी क्या समस्या है, बताओ। ये सुनकर नैना फूट फूट कर रोने लगी। मेरी समस्या सुनकर तुम क्या करोगे? तुम अपने परिवार के पास जाओ और मेरी फिक्र छोड़ दो। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सुंदर युवक को नैना पर बहुत दया आ गई। वो उसके पास गया। देखो नैना, सच बताऊं तो मुझे याद नहीं है कि मैं कौन हूं। मुझे केवल अपना नाम ही याद है। अब मुझे बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम इतनी चिंतित क्यों हो, बताओ। नैना उस वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसके मन में जमा हुआ दर्द अब बाहर निकलने लगा। उसने अर्जुन को शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना बता दी और रोती रही। अब तुम ही बताओ, जिस इंसान ने मुझ पर बुरी नीयत डाली, गांव वाले उसी का भरोसा कर रहे हैं। कोई मुझे काम नहीं दे रहा। मेरी एक ही सहेली थी दीक्षा, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अर्जुन ने नैना को बहुत गौर से देखा। अरे, किसने कहा कि तुम अकेली हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सुनकर नैना चौंक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? अब कुछ नहीं, सुनो, एक काम करो, तुम मुझे अपने गांव ले चलो। मैं मेहनत करूंगा और मेहनत से कमाया हुआ सारा धन तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। और जब तुम्हारा समय बदलना शुरू हो जाएगा, मतलब जब तुम गरीब नहीं रहोगी, तब मैं तुम्हारे गांव से चला जाऊंगा। क्या कहती हो? नैना गहरी सोच में डूब गई। आखिर तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? ओहो, तुमने मेरे लिए सोचो कितनी बड़ी मदद की है। अगर तुम यहां नहीं आती तो शायद मैं जीवन भर एक साधारण पुष्प ही बना रहता। उसके मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। इतना तो कर ही सकता हूं ना। अब मना मत करना, मना मत करना। नैना कुछ क्षण सोचती रही। अगर मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगी तो गांव वाले कहीं तुम्हें लेकर मेरे ऊपर उल्टे सीधे आरोप न लगाने लगे। अर्जुन कुछ क्षण गहरी सोच में डूब गया। देखो, उसका भी मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय? तुम्हारी झोपड़ी के सामने ही मैं एक अलग झोपड़ी बना लूंगा। लो, हो गया। और उसके बाद गांव वाले मेरे ऊपर और तुम्हारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा पाएंगे। अब ठीक है? चलो। कुछ देर बाद नैना अर्जुन को अपने गांव ले आई। अर्जुन मेहनत से नैना की झोपड़ी के सामने अपनी झोपड़ी बनाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी झोपड़ी तैयार कर ली। उसके बाद अर्जुन गांव के खेतों में मेहनत से काम करने लगा। वो दिन भर जो भी कमाता, शाम को सारा धन नैना के हाथों में रख देता। एक दिन अर्जुन काम से लौटकर नैना के पास आया। बाप रे बाप, ये लो, आज तो मेरा भूख के मारे बुरा हाल है। आज खेत में मैंने 10 लोगों का काम अकेले किया। अरे रे 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 रे। ये सुनकर नैना की आंखों में चिंता झलकने लगी। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो तुम? अगर तुम इतनी मेहनत करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुम्हारे लिए नैना, तुम्हारे लिए। नैना मुस्कुराई। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। नैना रसोई में जाकर गरम गरम रोटियां बनाने लगी। उसी समय बाहर वर्षा शुरू हो गई। अर्जुन बारिश को देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, मुझे वर्षा का मौसम बहुत अच्छा लगता है। खाना खाओ और खाते खाते वर्षा के मौसम का आनंद भी लो। अर्जुन खाना खाते हुए वर्षा को देखने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन खाना खाकर खड़ा हुआ और नैना की ओर देखने लगा। नैना, काफी दिनों से मैं तुमसे एक बात कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डरता था कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ, तो मैं। क्या बात है, बताओ। बात यह है कि मैं तुमसे मतलब शादी करना चाहता हूँ। देखो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे तभी तुमसे प्रेम हो गया था। और अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो
और अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तुम साफ साफ कह सकती हो। नैना कुछ क्षण गहरी सोच में डूब गई, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। प्रेम तो मैं भी तुमसे करने लगी हूँ, लेकिन डरती थी कि कहीं तुम मुझे बंजारन कहकर ठुकरा ना दो। अर्जुन हंस पड़ा। क्यों? क्या बंजारन इंसान नहीं होती है क्या? ये सुनकर नैना भी हंसने लगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। उस दिन के बाद अर्जुन रोज नैना के घर पर ही खाना खाने लगा। एक दिन जमींदार ने ये दृश्य देख लिया। उसने अर्जुन और नैना को हंसते बोलते देखा। अब आखिरकार ये है कौन जो बंजारन की झोपड़ी के सामने झोपड़ी बनाकर रह रहा है और उससे हंसी मजाक करता रहता है? सोचा था कि जब गांव में कोई नैना को काम नहीं देगा तो वो मजबूर होकर मेरे पास आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे इस पुरुष पर नजर रखनी होगी। अगले दिन जमींदार ने गांव वालों को चौपाल पर इकट्ठा किया। वहां मुखिया और दीक्षा का पिता भी मौजूद थे। फिर जमींदार गांव वालों को लेकर अर्जुन की झोपड़ी की ओर आ गया। अर्जुन ने अपनी झोपड़ी के बाहर इतने सारे लोगों को खड़ा देखा तो वो चौंक गया। क्या बात है? इतने सारे लोग मेरी झोपड़ी के सामने क्यों खड़े हैं? क्या हो गया? और ये बताओ कि तुम कहां से आए हो? आसमान से टपके कि धरती से निकले भैया? है? और तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं इस गांव का जमींदार हूं। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। गांव के जमींदार हो, राजा नहीं। अगर इस राज्य के महाराज मुझसे ये सवाल करेंगे तो मैं उन्हें जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम गांव के राजा नहीं हो, समझे? ये सुनकर जमींदार आग बबूला हो गया। ये बता कि तूने किस अधिकार से नैना के घर के सामने झोपड़ी बनाई? बता। अर्जुन मुस्कुराया। नैना की झोपड़ी और मेरी झोपड़ी, नैना की झोपड़ी और मेरी झोपड़ी दोनों बनी है राज्य की जमीन पर। अगर तुम्हें मेरी झोपड़ी से ऐतराज हो तो जाओ, जाकर राजा विक्रम से शिकायत करो, लेकिन याद रखना, तुमने नैना के साथ जो घटिया हरकत करने की कोशिश की थी वो बात भी मैं राजा विक्रम को बताऊंगा। और अगर राजा विक्रम को विश्वास हो गया, जो कि हो ही जाएगा, तो तुम्हारी तो जमींदारी चली जाएगी। ये सुनकर जमींदार का चेहरा क्रोध से भर गया। अरे तुझे तो मैं देख लूंगा। बड़ा आया राजा विक्रम वहां जाएगा मेरी हरकत। इतना कहकर जमींदार गांव वालों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह नैना अर्जुन के पास आई। अर्जुन, जमींदार तुमसे दुश्मनी पाल बैठा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दे। अर्जुन मुस्कुराने लगा। अरे तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो नैना, मुझे सब कुछ याद आ गया है। ये सुनकर नैना चौंक गई। तो फिर बताओ, तुम्हारा परिवार कहाँ है? अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा। सच बताऊं नैना, तो मैं अपनी याददाश्त भूला ही नहीं था। जब मैं पुष्प के रूप में था और मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मुझे तभी तुमसे प्रेम हो गया था और मैंने तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने के लिए तुमसे झूठ कहा था कि मैं अपनी याददाश्त खो बैठा हूं, तो मुझे क्षमा कर देना। नैना ने अर्जुन को गहरी नजर से देखा। तुमने जो भी किया प्रेम की खातिर किया। अब बताओ, तुम्हारा परिवार कहाँ है? अर्जुन हल्का सा हंस पड़ा। जरूर बताऊंगा नैना, पर अभी मैं जा रहा हूं। लेकिन हां, शाम को लौटकर तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें एक आश्चर्य दूंगा। उस आश्चर्य को देखकर तुम और ये तुम्हारा पूरा गांव स्तब्ध रह जाएगा और सब तुम्हारे भाग्य पर नाज करेंगे। देखना,
इंतजार करना, मैं आऊंगा। इतना कहकर अर्जुन जाने लगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, शाम तक लौट आना। मैं गांव से कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं, लेकिन वचन देता हूं नैना कि लौट कर तुम्हें डोली में बैठा कर ले जाऊंगा। मेरी जबान है, मैं आता हूं। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। अर्जुन के जाते ही जमींदार गांव के लोगों को लेकर वहां आ गया। अरे देखो गांव वालों, इस लड़की को देखो, ये लड़की चरित्रहीन है। अगर ये लड़की गांव में रही तो गांव का माहौल खराब हो जाएगा। देख लो भैया सब लोग। ये सुनकर नैना चौंक गई। ये सब झूठ है। अगर झूठ है तो बता कि फिर वो कौन है अर्जुन, हैं? नैना कुछ क्षण गहरी सोच में डूब गई। तभी दीक्षा का पिता बोल उठा। हाँ, बताओ बंजारन, कौन है वो अर्जुन? नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूरी सच्चाई गांव वालों को बता दी। वो एक पुष्प था और मेरे स्पर्श करते ही वो अर्जुन बन गया। ये सुनकर गांव वाले और जमींदार चौंक गए, लेकिन जमींदार चालाकी से मुस्कुराने लगा। सुनो गांव वालों, ये संसार का सबसे बड़ा झूठ है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जादू करनी है। मैं तो कहता हूँ कि इसे धक्के देकर बाहर निकालो। ये जादू करनी है, कुलटा है, अरे कुलक्षणी है, सब है ये। निकालो इसको, चोरी करती है ये। गांव वालों ने नैना को अपमानित किया और उसे गांव की सीमा तक ले गए। तभी वहां दीक्षा रोती हुई आ गई। ऐसा पाप मत करो, ये गलत है। मैं अपनी सहेली को बचपन से जानती हूँ। लेकिन किसी ने दीक्षा की बात नहीं मानी। दीक्षा, हट जाओ रास्ते से। इस बंजारन की अब इस गांव में कोई जगह नहीं है, हटो। गांव वालों ने नैना को गांव से बाहर निकाल दिया। नैना रोती हुई जंगल में चली गई और एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। तभी वहां एक शेर आया। शेर ने नैना को घूरा और अचानक उस पर हमला कर दिया। कुछ ही क्षणों में नैना बुरी तरह घायल हो गई और शेर वहां से भाग गया। उसी समय दूसरी ओर अर्जुन, जो कि एक राजकुमार था, अपने सैनिकों के साथ नैना को आश्चर्यचकित करने के लिए गांव की ओर आ रहा था। अरे राजकुमार, वो देखिए, कोई लड़की घायल पड़ी हुई है। लगता है किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया है, देखिए। अर्जुन ने जैसे ही उस लड़की को देखा, वो घोड़े से उतरकर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। वो नैना थी। हाँ, नैना आंखें खोलो नैना, तुम्हें क्या हुआ? आंखें खोलो। नैना ने धीरे से आंखें खोली। इसका मतलब तुम राजकुमार हो? हाँ नैना, मैं राजकुमार हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं शाम को तुम्हें एक आश्चर्य दूंगा, लेकिन तुम। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। नैना की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तुम्हारा इंतजार ही शायद मुझे अब तक जीवित रखे हुए था। नैना ने रोते हुए गांव वालों की सारी घटना अर्जुन को बता दी। सबने मेरा अपमान किया। सबने मुझे नफरत की नजरों से देखा, लेकिन केवल एक तुम थे जिसने मुझे सच्चा प्रेम किया। मुझे कभी मत भूलना अर्जुन। इतना कहकर नैना ने अर्जुन की बाहों में दम तोड़ दिया। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। नैना! कुछ देर बाद अर्जुन नैना के शरीर को अपने साथ लेकर गांव पहुंचा। गांव वालों ने जब अर्जुन को राजकुमार के रूप में देखा तो सभी चौंक गए। जमींदार, मुखिया और दीक्षा का पिता बुरी तरह डर गए। मुझे देखकर डर क्यों गए तुम सब? तुम सब ने मिलकर नैना के साथ जो किया वो कितना गलत था, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। मेरी नैना मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे अपमानित करके गांव से बाहर निकाल दिया। अर्जुन की आवाज दर्द से कांपने लगी। तुम लोगों ने एक मासूम लड़की को अकेला कर दिया, उसके दिल को तोड़ा
और उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। अर्जुन ने नैना के शव की ओर देखा। नैना, नैना, तुमने इस संसार में केवल प्रेम दिया था, लेकिन इस संसार ने तुम्हें केवल और केवल अपमान और नफरत दी। मैं वचन देता हूं नैना, तुम्हारे साथ हुए अन्याय का न्याय जरूर होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। लेकिन पहले मैं अपनी नैना का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करूंगा। अर्जुन ने पूरे सम्मान के साथ नैना का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद अर्जुन सैनिकों की ओर मुड़ा। सैनिकों, इन सभी गांव वालों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। ले जाओ इन्हें। ये सुनकर गांव वाले चौंक गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति अर्जुन के पास आया। राजकुमार, इसमें हम सब गांव वालों की क्या गलती थी? अरे दोस्त तो केवल जमींदार का है ना। गलती है बाबा, जमींदार नैना पर अत्याचार कर रहा था और तुम सब चुप थे, इसीलिए तुम सब भी बराबर के दोषी हो। गांव वाले रोने लगे। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हाँ, ऐसा मत कीजिए। हमारा परिवार कहाँ जाएगा? हमारा परिवार कहाँ जाएगा? हाँ, हमारा परिवार कहाँ जाएगा? अर्जुन क्रोधित हो गया। और जब तुम लोगों ने मिलकर नैना को अपमानित करके गांव से निकाला था, तब क्या तुमने सोचा था कि नैना कहाँ जाएगी? अर्जुन की आवाज कठोर हो गई। तुम सबका जीवन अब कारागार में कटेगा, ताकि तुम अब हर पल अपने इस पाप को याद करो। अर्जुन ने गांव की ओर देखा। इस गांव में अब कोई आबादी नहीं बचेगी। ये गांव हमेशा के लिए वीरान रहेगा और तुम्हारे अत्याचारों की कहानी इतिहास बनकर रह जाएगी। सैनिकों ने सभी गांव वालों को बंदी बना लिया। धीरे धीरे वो गांव पूरी तरह सुनसान हो गया। आज भी जब कोई उस सुनसान गांव से गुजरता है और वहां की वीरानी देखता है, तो यही कहता है कि ये गांव एक बंजारन के श्राप और उसके साथ हुए अत्याचारों की भेंट चढ़ गया। राजकुमार अर्जुन ने उसके बाद कभी विवाह नहीं किया। वो अक्सर नैना की समाधि पर जाता, आंखों में आंसू लिए उससे देर तक बातें करता और फिर चुपचाप लौट जाता। उसका प्रेम समय के साथ कभी कम नहीं हुआ और यही कहानी कहलाती है बंजारन कन्या और तालाब का जादुई फूल। एक ऐसी प्रेम कथा जिसमें प्रेम सच्चा था, लेकिन समाज की क्रूरता ने उसे अधूरा छोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।